हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो जैसा कि आप सब लोगों का फरवरी मंथ में एचईएस मेंस और उसके साथ साथ नायब तहसीलदार मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, तो यही रीजन है कि सिविल स्टैफ के द्वारा आप सब लोगों के लिए फिर से जो मेंस आंसर राइटिंग सेशंस हैं उनकी शुरुआत की जा रही है। तो अब हम लोगों ने पूरे का पूरा जो हफ्ता है उसको अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है, जिसमें जो हमारे जनरल स्टडीज के मंडे टू वेडनेसडे जो है वो जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे। और उसके साथ हिंदी और जो इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं जो कहीं ना कहीं हमारे नायब तहसीलदार में तो चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि एचएस मेंस एग्जामिनेशन में भी काफी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो वैसे तो अच्छा स्कोर करते हैं जीएस और ऑप्शनल पेपर या एसए में, लेकिन वो लैंग्वेजेस को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने इन सेशंस के जरिए थोड़ी सी जो अपनी प्रिपरेशन है उसको भी एक बार जो है वो फिर से रीअसेस कर लेना है, ताकि आप एटलीस्ट अगर आप एचएस का मेंस ही लिख रहे हो सिर्फ, ताकि आप एटलीस्ट जो है वो लैंग्वेजेस में जो है वो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। और मैं आप लोगों को भी फिर से सजेशन दूंगा, वैसे भी नॉर्मली जो एचएस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका वैसे लैंग्वेजेस के ऊपर इतना फोकस देने की उनको आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो लास्ट मंथ होता है, जैसे ये आप लोगों का अंतिम महीना है, नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग से जो है वो आप लोगों के मेंस एग्जामिनेशन जो वो शुरू होने वाले हैं। तो भाषा को जो है वो एटलीस्ट इस एक महीने के लिए जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, ज्यादा तवज्जो दो। काफी मैक्सिमम लोग जो आगे निकल रहे हैं उनमें हिंदी भाषा जो है वो थोड़ी सी लोगों की कमजोर रहती है, क्योंकि काफी लोग जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्होंने 10th क्लास के बाद जो है वो हिंदी लैंग्वेज को नहीं पढ़ा होगा। तो कोशिश करिए कि ये जो एक महीना है इसमें हर रोज एटलीस्ट 1 घंटा जो है वो आप लोग हिंदी लिखने की प्रैक्टिस करिए, चाहे वो ग्रामर के जरिए करिए, चाहे वो हिंदी का न्यूज़पेपर के जरिए करिए, चाहे जो है वो आप किसी और साधन से किसी टेस्ट सीरीज के जरिए करिए, जिसमें भी आप स्पेसिफिक टाइम पे कंफर्टेबल हो। क्लियर? तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग एक हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और एक जो है वो हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आप लोगों के लिए इसलिए नहीं अब डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि इस स्पेसिफिक टाइम पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होगी, तो आप लोग किसी भी तरह का जो रैंडम क्वेश्चन है उसको आप लोग इजिली टैकल कर पाओगे। आज का जो हमारा सेशन है इसमें बेसिकली एक हिमाचल प्रदेश एचएस के अंदर जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो एक बड़ा ही नॉर्मल, एक बड़ा ही जनरल जो पॉलिटी का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्योंकि काफी बार देखा जाता है कि अगर आप लोगों को सवाल का जो कंटेक्स्ट है वो समझ ना आए तो आंसर लिखना जो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों के दोनों क्वेश्चन जो वो काफी आसान या इजी क्वेश्चन जो आज के लेक्चर में रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जिन दो क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो दो क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो पॉलिटी से है, प्रियम्बल के ऊपर आधारित है। दूसरा सवाल जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश जीके से है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो वो है, प्रियम्बल सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, मेंशन अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। और ये दोनों के दोनों सवाल जो है वो आप लोगों ने 20 मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर? जैसे कि मैंने एक सेशन भी लिया था, नायब तहसीलदार में 20 नंबर के पूछे जाने की जो संभावना है वो काफी मिनिमम है, लेकिन आप लोग ऐसा मानिए कि आपने इसी क्वेश्चन को जो वो 120 वर्ड्स में लिखना है। मान लीजिए आपने इसी क्वेश्चन को जो है इसी सेम तरह के क्वेश्चन जो हो सकता है आप लोगों से 60 वर्ड्स में, 40 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में भी लिखने को पूछे जाए, तो आप लोग एक ही सवाल को कैसे अलग अलग तरीके से अप्रोच करोगे, क्लियर, या जो उसका वर्ड लिमिट है उसको प्रॉपरली एड्रेस करोगे, उसके ऊपर जो आप लोगों ने ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो हम लोग जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखिए पहला जो सवाल है वो उसको पढ़िए यहाँ पे, फिर मैं आपको जो थोड़ा सा थीम है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्लियर? देखिए पहला सवाल है, प्रियम्बल सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल एंड फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट। कोई भी एक सवाल होता है, वैसे जो बेसिक लेवल होता है वहां पे हम डिफरेंट तरीके से समझाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, लेकिन आप लोग जो इस स्पेसिफिक टाइम पे मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हो, या आप लोगों को इतनी प्रिपरेशन है कि आप लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर अपीयर या अपीयर हो में अच्छा परफॉर्म कर सकते, तो यहाँ पे सीधा सीधा आसान भाषा में आप लोगों ने क्या करना होता है, दो चीजें मेन होती हैं आप लोगों की। एक होता है कि डायरेक्शन आप लोगों को क्या दी गई है, यानी कि डायरेक्टिव क्या यूज किया गया है कि आपने उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ करना क्या है, तो आपका डायरेक्टिव जो है वो क्या है, कमेंट है। दूसरी चीज होती है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम लोगों के स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ देखने को मिल रहे हैं, और जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से टॉपिक से एसोसिएटेड है। टॉपिक का मेरा मतलब क्या है, जिसके ऊपर सवाल पूछा गया है। तो सीधा सीधा इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोगों को पता लग रहा है कि जो हमारा पूरे का पूरा सवाल है वो किसके ऊपर आधारित है, ये प्रियम्बल के ऊपर बेस्ड है। और प्रियम्बल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स को आप लोगों ने एड्रेस करना है। देखिए कीवर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो पूछा गया होता है उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं,
आप लोगों के आंसर्स में वो वर्ड्स हम लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने जरूर ध्यान देना है कि जो सवाल के अंदर वर्ड कीवर्ड जो वो यूज कर दिया गया वो आपके आंसर में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि आपसे उसी उसी लहजे से या एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में एक स्पेसिफिक शब्द को यूज करके जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? तो देखिए कीवर्ड्स क्या है, पर्पस से कीवर्ड है, प्रिंसिपल्स और फिलॉसफी। तो तीन बेसिकली कीवर्ड जो है वो आपको अपने आंसर के अंदर लिखने पड़ेंगे और इनको एड्रेस करना पड़ेगा। क्लियर? समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, तो जो लाइनें क्वेश्चन के अंदर होती है वो आपके आंसर में अलग अलग जगहों के ऊपर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ये बहुत ही इजी सवाल है। अगर आप लोगों को प्रियम्बल का कंसेप्ट पता है तो ये देख के आप लोग इसको सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आपको प्रियम्बल का कंसेप्ट नहीं पता है, जो कि नॉर्मली एक आसान टॉपिक कंसीडर किया जाता है, तो फिर इस क्वेश्चन में गलती करने की जो संभावना या पॉसिबिलिटी है वो आप लोगों की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जो कमेंट दिया गया है, देखिए कमेंट जब भी डायरेक्टिव दिया गया हो तो कमेंट का मतलब क्या होता है कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट से आप लोग एग्री कर रहे हो या इससे डिसएग्री कर रहे हो, पार्शियली एग्री कर रहे हो, पार्शियली डिसएग्री कर रहे हो। तो बेसिकली आपने जो अपना टिप्पणी है, अपना जो ओपिनियन है इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट के ऊपर जो वो देना है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो एब्सोल्यूट ही होती हैं ऑलमोस्ट। तो जैसे प्रियम्बल की अगर हम लोग बात करें तो प्रियम्बल में ये जो पर्पस, प्रिंसिपल्स या फिलोसफीज हैं वो बिल्कुल जगजाहिर है, वो बिल्कुल विजिबल है। तो इस स्टेटमेंट से डिसएग्री होने का तो बहुत ज्यादा कोई कंटेक्स्ट है, बहुत ज्यादा सवाल जो है वो पैदा नहीं होता। तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब भी आप अपना आंसर लिखोगे तो आप अपने आंसर के अंदर जो है वो इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट से एग्री करोगे और बताओगे एग्जामिनर को कि किस तरीके से जो प्रियम्बल है उसने जो है वो पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज जो है उनको जो है वो मेंशन किया है, उनको जो है वो सेट किया है। क्लियर? समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को हमने आसान भाषा में इस तरीके से जो है अप्रोच करना है। अब देखिए जो आपका इंट्रोडक्शन रहता है, तो इंट्रोडक्शन नॉर्मली जो है वो हम लोग कैसे दे सकते हैं, हम लोग प्रियम्बल से दे सकते हैं। प्रियम्बल से व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल, कि प्रियम्बल जो है उसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। क्लियर? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्रियम्बल जो है यह सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज किया था, बाद में उसी को ही प्रियम्बल के रूप में जो अडॉप्ट किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर चाहते थे कि हमारा संविधान जो वो किस तरीके से लिखा जाए, किन वैल्यूज को फॉलो करे, किस तरीके से जो वो डेमोक्रेसी यहाँ पे फंक्शन करे, ये सारी की सारी चीजें जब हम लोगों को प्रियम्बल से रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलती है। तो या तो आप प्रियम्बल से इसकी इंट्रोडक्शन कर सकते हो, या जो प्रियम्बल का ओरिजिन है, क्लियर, जो प्रियम्बल का ओरिजिन है, जिस दिन हम लोगों ने प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया 26 नवंबर 1949, वहां से ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जहां से कहीं ना कहीं इसकी जेनेसिस की शुरुआत हुई, तो आप अपने इंट्रोडक्शन जो है वो प्रियम्बल की वहां से भी कर सकते हो। तो दो तीन तरीके, अलग अलग तरीके रहते हैं किसी भी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के। अगर मान लीजिए कोई रीसेंट जजमेंट है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो वो प्रियम्बल को रेफरेंस के रूप में यूज किया गया है, और कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन को या जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है या आप लोगों के बेसिक अधिकार हैं, डेमोक्रेसी इन जर्नल है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है, तो आप वहां से उस करंट अफेयर से भी जो आपका सवाल है उसकी इंट्रोडक्शन कर सकते हो। तो करंट अफेयर से थोड़ा सा आप जो आपकी अवेयरनेस है उसको डिपिक्ट करता है, लेकिन एक सेफ इंट्रोडक्शन यही मानी जाती है कि जो कंसेप्ट है उस स्पेसिफिक टॉपिक का या जो जेनेसिस है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वहां से आप इस सवाल को जो है वो शुरू कर सकते हो। अगर हम लोग प्रियम्बल को जब हम लोगों ने पढ़ा है, तो प्रियम्बल जो है आप लोग दो हिस्सों में तोड़ते हो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एज या इनटू सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो वो बेसिकली जो है वो वैल्यूज हैं, क्लियर, वो फिलोसफीज हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो संविधान है वो आधारित है। और उसके साथ ही जैसे आप लोग आगे जो है वो उस प्रियम्बल को पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पे ये इंश्योर किया जाता है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो पर्पस है, इसके जो गोल है वो क्या है, टू इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। क्लियर? ये सारे के सारे जो शब्दावली हैं, क्लियर, टू गिव इट्स सिटीजंस, जो आगे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, वो बेसिकली जो प्रियम्बल है उसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर्पस हैं, गोल्स हैं, उनके बारे में जो वो मेंशन किया जाता है। लेकिन जब हम लोग प्रिंसिपल्स की इन जनरल बात करेंगे, तो देखिए जो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ये थोड़े से ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जो हमें ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं जो हमारा जो प्रियम्बल का जो स्टार्टिंग वाला हमारा पोर्शन रहता है वहां पे भी हम लोगों को रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इन जनरल जब हम लोग फिलोसफीज और प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, तो सोशलिज्म है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, क्लियर, सेकुलरिज्म, फ्रीडम, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, ये सारे के सारे जो है वो आपके वो प्रिंसिपल्स हैं, वो फिलोसफीज हैं जिनके ऊपर हमारा संविधान जो है वो आधारित है, और जो प्रियम्बल के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ प्रियम्बल में कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की भी बात की गई है। वो क्या है? टू सिक्योर जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। क्लियर? ये सारे के सारी चीजें जो हम लोगों को प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलती है। तो देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी, होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। अब देखिए
जब आप लोग आंसर लिखोगे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब आंसर लिखेंगे तो सोशलिज्म के बारे में बताना शुरू कर देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, क्लियर, क्या सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव है, या सेकुलरिज्म के बारे में बताना शुरू कर देंगे कि अच्छा जी सेकुलरिज्म क्या होता है, इंडियन टाइप ऑफ सेकुलरिज्म क्या है कि जी यहाँ पे जो स्टेट है वो रिलीजन को प्रोटेक्ट भी करेगी और उसके साथ साथ स्टेट जो वो किसी भी एक स्पेसिफिक रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेगी या प्रमोट नहीं करेगी, क्लियर, सबको इक्वली प्रमोट करेगी। तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म के बारे में यहां पे लिखना शुरू कर देंगे। पर आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि जो प्रियम्बल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कहीं ना कहीं इसी प्रियम्बल के अंदर जो अलग अलग फिलोसफीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आप लोगों को अलग अलग आर्टिकल्स के थ्रू जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर आपके आंसर के अंदर जो वो पॉलिटी के आर्टिकल्स की रेफरेंसेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपका आंसर जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है। और बहुत सारे लोग, जब हम एक क्वेश्चन जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज में भी डला हुआ था, तो जब हम लोग आपके आंसर्स को देखते हैं तो बहुत रेयरली होता है कि आप लोग सिर्फ कंसेप्ट समझा रहे होते हैं, आप लोग उसको जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ लिंक नहीं करते हैं, क्लियर। तो जैसे मान लीजिए अगर आप फ्रेटर्निटी की बात करोगे, भाईचारे की बात करोगे, तो आर्टिकल 51 जो वो हमारा इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी, इंटरनेशनल भाईचारे की जो है वो बात करता है। लोग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की बात करोगे, स्पेसिफिकली सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात करोगे, तो वहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के मैक्सिमम आर्टिकल्स की जो रेफरेंसेज है वो इसी जस्टिस को इंश्योर करने की है। जब आप पॉलिटिकल जस्टिस की बात करोगे तो डीपीएसपी के साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स है वो उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप इक्वालिटी की बात करोगे, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, 17 है, 18 है, ये सारे के सारे जो इक्वालिटी को एनफोर्स करने के लिए जो संविधान के अंदर लिखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन आर्टिकल्स से जो वैल्यू डिराइव करनी थी वो हम लोगों को प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आपके आंसर के अंदर जो वो आर्टिकल्स की रेफरेंस जो मिसिंग होगी, अगर हम लोग सेकुलरिज्म की बात करेंगे, आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, अगर आपके आंसर में ये रेफरेंसेस जो है वो मिसिंग होगी, तो आप लोग ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप लोगों को जो वो फिर अच्छे खासे नंबर मिलेंगे, आपको बहुत कम नंबर मिलने की जो वो संभावना होगी। पॉलिटी में पिछली बार ऐसा देखा गया है, जिन लोगों ने जो है वो असेसमेंट, बेसिक असेसमेंट के जरिए जो है वो अपने जो पेपर्स हैं उनको एक बार देखा भी है बाद में, जैसे आप बाद में जाके भी आरटीआई के जरिए जो है वो अपने पेपर्स को एक बार देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो लोगों के 6 नंबर, 7 नंबर आउट ऑफ 20 जो है वो मिले हुए हैं, क्लियर। तो आप लोग अगर मैक्सिमाइज अपना मार्क्स करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों को जो है वो थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन की जो रेफरेंसेज हैं, आर्टिकल्स की जो रेफरेंसेज हैं वो देनी पड़ेगी। तो ये फिर प्रियम्बल वो नहीं है जो आपने लक्ष्मीकांत में अलग से पढ़ा हुआ है या इंडिविजुअली आपने कंसेप्ट पढ़ा है। ये प्रियम्बल वो है जहां पे आपने पॉलिटी को खत्म कर दिया, पॉलिटी की आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, अब आपको पता है कि जो सोशलिज्म है वो कहाँ कहाँ हम लोगों को इंश्योर होता हुआ देखने को मिलता है, डेमोक्रेसी जो है वो हमें कहाँ 325 में देखने को मिल रही है, 26 में देखने को मिल रही है। तो बेसिक से सिंपल सी बात क्या है कि आप लोग जितना ज्यादा आर्टिकल्स के रेफरेंसेस के जरिए जो, क्योंकि आपसे पूछा गया ना कि भाई जो कैसे सेट आउट किया, तो जब आप कमेंट भी करोगे, तो जब आप टिप्पणी भी करोगे, तो आप इस स्टेटमेंट से अगर एग्री भी करोगे, तो आपको प्रॉपर जो है वो डाटा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो देनी पड़ेगी कि आपने ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है वो क्यों दी है, क्लियर। तो इस तरीके से जो सीधी सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग जो अप्रोच करोगे, और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे यूज करना है। कंक्लूजन जो है यहाँ पे मर्जी आपने करना है तो कर लो, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोशिश करो कि जब आप लोग 20 नंबर का या बड़ा सवाल कर रहे हो, क्लियर, तो कंक्लूजन जो है वहां पे नॉर्मल इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये तीनों की तीनों चीजें जो है अपने आंसर के अंदर जरूर रखो। अगर छोटा सवाल है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मान लो अगर एनटी में 3 नंबर का सवाल आ गया, मान लो एनटी में 2 नंबर का सवाल आ गया, या चेस में जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वहां पे जो वो सीधा एक लाइन में इंट्रोडक्शन लिखो, एक लाइन में लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और उसके बाद जो वो सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कंटेक्स्ट को हिट करो, क्योंकि आपके पास ना समय होगा, ना ही आपके पास जो है वो वर्ड्स होंगे, और ना ही आपके पास स्पेस होगा, क्लियर। तो आपके पास हर चीज लिमिटेड होगी, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज बहुत ज्यादा आती है तो ओवर फ्लोस का करना शुरू कर दिया और उसमें जो लिखना चाहते हो वो भी स्पेस के अंदर नहीं लिख पाए। तो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आप लोगों ने ध्यान देनी है, क्लियर। कंक्लूजन जो है वो आप यूटिलिटी ऑफ प्रियम्बल के साथ कंक्लूड कर सकते हो कि क्या इसकी प्रेजेंट रेलेवेंस है, क्लियर, कैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्पेसिफिक टाइम पे प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो वो प्रियम्बल उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जहां से प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी एम्बिशंस थी, जो हमारी इच्छाएं थी हमारे देश के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की जो इच्छाएं थी हमारी कंट्री के लिए, वो किस तरीके से जो हम लोग प्रियम्बल के जरिए एनफोर्स या इंप्लीमेंट होते हुए देखते हैं। हालांकि ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो प्रियम्बल की चीजें हैं वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो आर्बिट्रेरी एक्शन है उसको आप प्रियम्बल के बेसिस के ऊपर चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रियम्बल को एनफोर्स करने के लिए प्रियम्बल की जो रिफ्लेक्शन है वो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, क्लियर। तो इस तरीके से जो आप लोग इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप लोगों ने अप्रोच करना था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, क्लियर। mentioned about the challenges faced during the implementation of this act, क्लियर। तो देखिए यहां पे जो है वो आप लोग दो दो हिस्से हैं स्पेसिफिक क्वेश्चन के।
लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये किसके ऊपर आधारित है, ये आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के ऊपर आधारित है। तो आप सब लोगों ने शायद राइट टू सर्विस के बारे में जो वो जरूर सुना होगा। तो राइट टू सर्विस यानी कि अगर मैं किसी भी सरकारी संस्थान के पास जा रहा हूँ, क्लियर, जिससे मैंने सर्विस लेनी है, मान लीजिए मैंने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, मैंने किसी का डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, मैंने राशन कार्ड बनवाना है, मैंने एक आधार कार्ड बनवाना है, कोई भी जो चीजें हैं जो मेरे को सरकार से जो है वो मुहैया करवानी है सरकार ने, तो मेरे पास पूरा अधिकार है कि वो मैं एक स्टिपुलेटेड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है उन सर्विसेज को सरकार से लूं। तो राइट टू सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल स्टेट्स के द्वारा, जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक है, मल्टीपल स्टेट्स के द्वारा जो है वो राइट टू सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए जो वो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो वो पास किए गए हैं। और उसी तर्ज के ऊपर जो हिमाचल प्रदेश है उसने भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 पास किया है। जैसे मैं ना, शायद आपको पता होगा कि जैसे एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आपने बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए, तो विद इन जो है वो आपको 2 डेज 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपको वो बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट जो वो मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ग्रेजिंग परमिट चाहिए, है ना, अपने जो जो भी पशु हैं आपके उनको चराने के लिए अगर परमिट चाहिए, ठीक है, तो वहां पे जो है वो आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को परमिट मिल जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग राशन कार्ड चाहिए 50-60 दिन के आसपास का टोटल टाइम है। तो बेसिकली क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट जो है वो नोटिफाई करता है, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो नोटिफाई करता है कि स्पेसिफिक सर्विस को हम इतने दिनों के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर। तो आप लोगों ने जो है वो इसी तरीके से जो है वो या इसीलिए जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो है उसको पास किया गया है। तो इसके फीचर्स में जैसे अगर मान लीजिए आपको सर्विस, पहली बात है कि आपको सर्विस हर एक डिपार्टमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस सर्विस को कितने दिनों के अंदर देगा। तो हिमाचल में स्पेसिफिक टाइम पे 34 डिपार्टमेंट जो है उन्होंने नोटिफिकेशन कर दी हुई है अलग अलग सर्विसेज की। क्लियर। दूसरा इसका आ जाएगा कि अगर मान लो आपको सर्विस नहीं मिलती है तो आपके पास एक फर्स्ट एपीलिएट अथॉरिटी होगी, सेकंड एपीलिएट अथॉरिटी होगी। वो अथॉरिटी जो है, जो इंडिविजुअल जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसको जो है वो कहीं ना कहीं फाइन देगी। क्लियर है। उसके ऊपर जो 5,000 रुपए तक का फाइन जो इम्पोज कर सकती है। तो आसान भाषा में बेसिक बात क्या है यहाँ पे कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसके जो फीचर्स हैं वो आपके क्वेश्चन का एक हिस्सा रहेंगे। और दूसरा हिस्सा रहेंगे कि इसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस या प्रॉब्लम जो है वो आप लोग सामना कर रहे हो। तो इंट्रोडक्शन सिंपल सा, ये एक्ट कब पास हुआ या किस ऑब्जेक्टिव के साथ, किस कंसेप्ट के ऊपर जब स्पेसिफिक एक्ट को जो है वो पास किया गया। डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट एपीलिएट, सेकंड एपीलिएट, पेनल्टी की बात, क्लियर, नोटिफिकेशन की बात, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो है वो अलग अलग जो फीचर्स हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। चैलेंजेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी मर्जी है कि वो कब चाहे किसी सर्विस को नोटिफाई करना। क्लियर। तो अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं चाहेगा किसी सर्विस को नोटिफाई करना तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप उस सर्विस को जो वो नोटिफाई करो। तो जब तक ये ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी तब तक शायद इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है कि मान लीजिए कुछ ही डिपार्टमेंट की कुछ ही सर्विसेज जो है वो इस स्पेसिफिक एक्ट के अंदर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर राइट टू सर्विस है, जो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के अंदर हर एक इंसान का अधिकार है, हर एक इंसान का राइट है, वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि अगर हम लोग बाकी स्टेट्स के मुकाबले कंपेयर करें हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश में जो नंबर ऑफ सर्विसेज स्पेसिफिक एक्ट के अंदर बताई गई है, उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है वो बहुत ही कम हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर। तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इससे रिलेटेड। क्लियर। इसके साथ साथ जो फाइन इम्पोजिशन है वो बहुत कम होती है, सारी की सारी टेंशन है वो उसी को, है ना, जिसने जिसने सर्विस लेनी है उसी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि अगर उसने फर्स्ट सेकंड एपीलिएट अथॉरिटी के पास भी जाना है तो उसी को भाग दौड़ी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, इस चीज से जो वो थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो कहीं ना कहीं काफी चैलेंजेस, काफी प्रॉब्लम, थोड़ा सा हिली टेरेन है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक एक्ट की जो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करने में जो है वो हम लोगों को बाधा का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद से सोच लीजिए ना, आपको कितने लोगों को पता था इस सर्विस के बारे में या इस एक्ट के बारे में, अनटिल और अनलेस आप लोगों ने जब एग्जाम की तैयारी करनी ना शुरू की हो या आपके सिलेबस के अंदर जो है ये स्पेसिफिक टॉपिक जो है आप लोगों को देखने को नहीं मिला हो। क्लियर। और जब भी आप इसका कंक्लूजन करोगे तो ये अब क्योंकि आपने चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स की बात की है, तो फिर आपका जो कंक्लूजन है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए कि कैसे इस एक्ट को और ज्यादा रोबस्ट बनाया जा सकता है, कैसे इसको और ज्यादा बेटर बनाया जा सकता है, कैसे इसको और ज्यादा बेस्ट बनाया जा सकता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो आप लोगों ने दोनों के दोनों जो सवाल हैं उनको प्रॉपरली जो है वो कवर करना है। तो जैसे देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट कैसा मिलेगा कि देखिए अगर आप इनकी वेबसाइट पे देखोगे तो आई थिंक 23 सर्विसेज के बारे में लिखा है या 27 सर्विसेज के बारे में लिखा है। लेकिन ये जो 34 सर्विसेज हैं, ये 34 डिपार्टमेंट्स है, पार्डन, कि 23 डिपार्टमेंट लिखा है कई वेबसाइट, सरकारी वेबसाइटों के ऊपर ही।
या इनकी जो खुद की अपनी वेबसाइट है वहाँ पे 27 डिपार्टमेंट्स लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर 2021 में एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि अब 34 डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे आ चुके हैं, क्लियर, लेकिन हमें वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी डायरेक्ट रेफरेंसेस हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा जब आप कोट करोगे, डाटा कोट करोगे ना, फैक्ट कोट करोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके आंसर को जो है और ज्यादा बेटर बनाएगा और ज्यादा अच्छा बनाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपने एक दो, देखिए कहानी क्या है कि 20 में से 6-7 नंबर तो ऑन एन एवरेज सबके आ जाएंगे, लेकिन आप लोग कैसे 9, 10, 11, कभी कभी 12, 13 भी देखने को मिलते हैं, हालांकि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कैसे आप लोग अपने आप को 50% ऑफ टोटल जो मार्क्स हैं उनसे अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करोगे, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा जब आप लोगों की फाइनल नाम मेरिट में आएगा या नहीं आएगा, क्लियर। तो दो तीन छोटी छोटी चीजें थी जिनको आप लोगों ने जो है आंसर राइटिंग के दौरान ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे महीने जो अलग अलग टीचर अपने अपने तरीके से, क्योंकि देखिए हर एक की जो अप्रोच है, कॉमन चीजें, कॉमन थ्रेड क्या होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन है वो सबका सेम होता है, लेकिन हाउ टू राइट एन आंसर जो है दैट इज डिफरेंट है ना, जो वो वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो यही कारण है कि अलग अलग टीचर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने थोड़ा सा जो अप्रोच है उसको भी मद्देनजर रखना है और उसके ऊपर भी काम करना है, क्लियर। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है उसको हम लोग करते हैं खत्म, अगले सेशन में जल्दी मिलेंगे, क्लियर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।